मिला कर सिमडेगा का दो कॉलेज का नाम फ्रंट पेज पर था, है ना। वो नेगेटिव न्यूज़ अच्छी बात नहीं थी कि हमारा सिमडेगा का दो कॉलेज का नाम एक भी टीचर वहाँ नहीं। तो सर शिक्षा एजुकेशन में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो? कुछ साल पहले रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, मुझे नहीं पता कितना वैकेंसी था, शायद 50,000 या कुछ था। 2 करोड़ लोगों ने उसमें अप्लाई किया था। ग्रुप डी का जॉब है ना, तो भाई साइंस के अलावा तो कुछ सोचना भी पाप है ना। तो डे 1 हिंदी में क्लास हुई तो मैंने रोते रोते अपने पापा को फ़ोन किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव सर, जो कि सेंट जेवियर्स कॉलेज सिमडेगा के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे एजुकेशन के बारे में और सर के बारे में। सर की शिक्षा कैसी थी बचपन में, उन सारी चीज़ों में इंस्पायर थे बेसिकली इन सारी चीज़ों से। तो सर कैसे हैं आप? हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है आपका। थैंक यू विशाल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू फॉर दैट। सर जैसे आपका एजुकेशन और करियर की शुरुआत कैसे हुई? मेरी पढ़ाई सिमडेगा से ही हुई है। मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल से 10th तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैं रांची चला गया और फिर मैंने कॉमर्स लिया। कॉमर्स आईकॉम, बीकॉम और एमकॉम सारी मेरी मारवाड़ी कॉलेज से हुई। उसके बाद मैंने नेट की परीक्षा पास की, फिर मैंने पीएचडी किया और 2016 से मैं यहाँ पढ़ा था। जैसे सर आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? वही जो सारे स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, कोई ऐसा विशेष कुछ नहीं था। जो एक मिडिल क्लास बच्चा जो बाहर निकलता है, वैसे मुझे ही बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि सिमडेगा में 2006 में मैंने मैट्रिक किया। उस समय में वैसे ऑप्शन नहीं अवेलेबल थे कि आप आगे और पढ़ाई कर पाएँ। और मुझे बेसिकली साइंस पढ़ना था, मतलब बायोलॉजी पढ़नी थी। बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था, स्कूल में भी अच्छे मार्क्स लाता था मैं। इवन पर किसी कारणवश मुझे कॉमर्स में आगे पढ़ना पड़ा और धीरे धीरे कॉमर्स में इंटरेस्ट भी हो गया मेरा। और उसका प्रमाण है कि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, है ना। कॉमर्स पढ़ना पढ़ना मेरा काम है, बट बायोलॉजी से मेरा विशेष प्रेम रहा है। इतना कि जब मैं 11th में अपने हॉस्टल में था रांची में, तो वहाँ जो स्टूडेंट साइंस पढ़ रहे थे, मैं उनकी किताबें लेके फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब पढ़ाई किया। समस्या सबसे पहली समस्या लैंग्वेज बैरियर आपको लेकर के। डीएवी इंग्लिश मीडियम स्कूल है और मारवाड़ी कॉलेज में जब गया मैं, तो डे 1 हिंदी में क्लास हुई तो मैंने रोते रोते अपने पापा को फ़ोन किया था। उस समय वो फ़ोन तो था नहीं मेरे पास, तो 1 रुपए के सिक्के वाले पीसी से मैंने फ़ोन किया और बोला कि पापा बहुत मुश्किल है यहाँ, तो हिंदी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सारे लेक्चर्स हिंदी में थे, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स वेयर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड। बट पापा ने मुझे समझाया, क्योंकि मेरे फादर भी कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं कुछ समय के लिए। तो उन्होंने समझाया कि आप कैसे कोप अप करें, फिर धीरे धीरे फिर चीज़ें ठीक हो। सर तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपने जो 11 के और 10th के बाद बेसिकली वो लोग पढ़ के निकलते हैं, तो उनको सब्जेक्ट चुनने में बहुत सारी दिक्कत होती है, कौन सा सब्जेक्ट लिए कंफ्यूजन हो जाता है। इंडिया में तो खास करके जो हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं, है ना, बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, ये सब हमारा, तो भाई साइंस के अलावा तो कुछ सोचना भी पाप है ना। बट अभी दुनिया वैसी नहीं है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, है ना। आपको जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, इतनी जल्दी तो समझ में नहीं आता, बहुत समय लग जाता है चीज़ों को समझने में कि आपको पूरी ज़िंदगी एक्चुअली करना क्या है ना, क्या किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। बट मैं यही कहूँगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने पेरेंट्स की बात मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से देखा है। वो
वो देखते हैं, वो आपके टीचर से भी बात करते रहते हैं ना 10th तक कि हाँ आपका बच्चा जो है वो इसमें तेज है, इसमें उसको मैथ्स में दिक्कत है ना, वो उसमें साइंस में ठीक है, इंग्लिश में ठीक है, ये सब तो पेरेंट्स को बेटर पता होता है, ये रियलिटी। तो अगर आप उस समय तक आप अपना किसी सब्जेक्ट के प्रति रुझान ना दिखा पाए तो आप पेरेंट्स की सलाह ले सकते हैं कि आपको क्या आगे बढ़ना है। सर जैसे सर आपके विचार के साथ शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का मेन उद्देश्य? शिक्षा का उद्देश्य तो वही क्या है कि एंड जाकर के व्यक्ति को पैसा ही कमाना मेन हाँ। उद्देश्य हो जाता है। देखिए, अब कल ही मैं क्लास में बता रहा था, कुछ स्टूडेंट्स ने, मैंने कुछ उनको क्वेश्चन बनाने के लिए बोला तो बना करके नहीं लाए, इसका मतलब वो घर पे किताब नहीं खोली उन्होंने। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, तो मैं उनको समझाने लगा कि भाई आप, अब कोई व्यक्ति पैदा होता है, ठीक है, तो जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसके शरीर को ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा के लिए आपको खाने की जरूरत है ना, और खाने के लिए आपको पैसा कमाना है, ठीक। अब जब तक आपकी देखभाल की जा रही है तब तक तो बहुत अच्छा है, बट एक समय के बाद जब आप अपने खुद के पैरों पर खड़े होते हैं, खड़ा होना पड़ता है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना तो है ही, क्योंकि पैसा जरूरी है जीवन में, है ना, जीवन यापन के लिए जरूरी है, पर चरित्र निर्माण, आप एक किस तरह के इंसान बनते हैं, शिक्षा आपको जानवर से इंसान बनाना है, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल हैं। इंसान कहलाने के लिए आपको शिक्षा आपके अंदर जानी बहुत जरूरी है। आप पूरा जीवन जीते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, आप शिक्षित हैं तो आप एक बेहतर जीवन जिएंगे, बेहतर लोगों से मिलेंगे, बेहतर काम करेंगे, अपना जीवन आप लाइफ का स्टैंडर्ड आपका अच्छा रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये दोनों चीजें इसमें बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ में जैसे सर अगर स्किल, अगर किसी को सीखना है स्किल बेस्ड, क्योंकि आज के डेट में स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो स्किल अगर किसी को सीखना है कुछ, तो ऐसा क्या क्या स्किल हो सकते हैं जो इंसान को, चाहे व्यक्ति को, जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें सफल बनाने में मदद करेंगे? देखिए, आज तो स्किल की बात आप कर रहे हैं, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये कैमरे के पीछे हैं, है ना, ये लोग कैमरे को कितना अच्छे तरीके से सारा सेटअप किया हुआ है इन्होंने। आप लोग पॉडकास्ट, आप भी मेरे स्टूडेंट हैं, है ना। तो स्किल तो अब हमारे समय में तो इंटरनेट उतना था नहीं, है ना, शुरू ही हुआ था, और स्किल सीखने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत है, ठीक है, कहीं एडमिशन लेने की जरूरत है। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, सिंगिंग में जाना चाहते हैं, डांसिंग में जाना चाहते हैं, बट अब स्किल वैसा नहीं, स्किल अब सिर्फ उसे नहीं है। अब इंटरनेट, कंप्यूटर आने के बाद रिक्वायरमेंट भी बहुत सारी हो गई, नए नए जॉब आ गए हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज हैं। तो स्किल अगर आपको सीखना है तो आजकल तो भाई इंटरनेट क्रांति है ना, जियो वगैरह की वजह से आप कोडेग में हैं या लॉस एंजलिस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो दोनों सेम हो चुका है। जिस चीज में आपको मजा आता है, जो मजा आ रहा है वो करिए। हाँ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब ये वीडियो बन रहा है, ठीक है, अब कैमरा ऑपरेट करना भी एक स्किल है, हाँ, पॉडकास्ट जैसे आप कर रहे हैं ये भी एक स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा, एकदम एकदम होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। अभी जैसे मैं जीएसटी, है ना, जीएसटी मैं सिखा रहा हूँ, तो जीएसटी के बारे में आप सीख रहे हो, एक स्किल है। सर आज के ज़माने में एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, अच्छा टीचर दो शब्द है, है ना। टीचर बनने के लिए आप स्कूल में बनना चाहते हैं तो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना है। कॉलेज में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे शुरू करना चाहते हैं तो आपको नेट क्वालिफाई करना होगा, पीएचडी करनी होगी, इंटरव्यू, रिटन एग्जाम्स, ये सारे फॉर्मेलिटीज होती है। अच्छा टीचर, देखिए टीचिंग एक आर्ट है जी, है ना। मैंने जब मेरी पहली क्लास मैंने लाइफ में ली थी रांची में, जब मैं पीजी डिपार्टमेंट को पढ़ाने के लिए गया था, तो मेरी पहली क्लास ही मास्टर के स्टूडेंट्स को मुझे पढ़ाना था। नर्वस हुए थे सर? हाँ, बहुत नर्वसनेस थी। 180 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, है ना, और एक से एक धुरंधर
ठीक है। वो छात्र संघ के नेता भी थे उसमें कुछ कुछ, तो मेरी पहली क्लास थी वो। अब जो मेरे उस समय एचओडी थे डॉक्टर PM साहू, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने देख लिया कि ये नर्वस है, तो उन्होंने बोला बच्चा देखो, है ना जी, नर्वस हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। उन्होंने बोला कि देखो टीचिंग 10% नॉलेज है और 90% कॉन्फिडेंस है। जी, तो देखिए नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, बट अगर 40 मिनट की क्लास में आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं, जो आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, जितना भी है 40 मिनट में अगर आप 25 मिनट की ही बात आप करते हैं, तो अगर जितना आपने दिया उतना अगर बच्चों ने रिसीव कर लिया तो यू आर ए गुड टीचर। ठीक है। क्लास को हैंडल करना, चूंकि देखिए हमारी कॉलेज में जब आप पढ़ाने आएंगे तो कोई फॉर्मल टीचिंग होती नहीं, बीएड में होती है। 6 महीने 4 महीने 5 महीने टीचिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, वो स्कूल में जाते हैं, उनके करिकुलम में है। हमारे वैसे कुछ नहीं। आप आते हैं, आप लेक्चर देते हैं, बट क्लास को संभालना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, सारी बातें करना, हाँ बातें की तरह बात करना, यस, क्योंकि हाँ एडल्ट होते हैं, आप लोग एडल्ट हैं, जी सर। तो जो जिस तरह से एक स्कूल के बच्चे से हैंडल करना होता है ना चीज़ों को, वैसा आपके साथ नहीं कर सकते, है ना। अलग हमें तरीका, तो धीरे धीरे सीखते सीखते आ जाता है। बट मेरा ये मानना है कि वो जितना भी आप पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप वो पढ़ा सके अच्छे से, बच्चों ने रिसीव कर लिया, तो मेरी नज़र में वो एक अच्छा टीचर है। सर, और रूरल और अर्बन स्टूडेंट में क्या अंतर होती है? जो गांव के बच्चे होते हैं, शहर के बच्चे होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए सबसे पहले बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। मैंने रांची में पढ़ाया, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और वो अर्बन एरिया है वो, है ना। 1 साल मैं करीब वहाँ पढ़ाया था, और यहाँ फिर 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला तो है माहौल जी। ठीक, माहौल है। माहौल चूंकि जब एक पौधा बड़ा हो रहा होता है ना, तो माहौल ही जो उसके आसपास का वातावरण है वो उसके ग्रोथ पर बहुत असर डालता है। ठीक है, वो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह के सर्कल में हैं, किस तरह के शिक्षण संस्था से आपने पढ़ाई की है। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई कंपटीशन वगैरह की बात आती है ना, तो जो शहर के बच्चे होते हैं वो एक एडवांटेज होता है कि वो, है ना, गांव के बच्चों से थोड़ा वो बचपन से ही, है ना, वो आगे चल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रूरल एरिया से जो भी बच्चे जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो तब जा करके नेशनल लेवल पे उनके साथ compete करते हैं। तो माहौल बहुत इम्पोर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सपोजर बहुत इम्पोर्टेंट है। और बात करने में भी हम लोग में पता चल जाता है, फर्क पता चल जाता है। हाँ, रूरल में एकदम पता चलेगा। लैंग्वेज की बात आती है, पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप बात करने का तरीका है, अपने आप को रखने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है ना, कॉन्फिडेंस लेवल है, इन सब चीज़ में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब चूंकि इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल में लोग बाहर की दुनिया को देखते हैं, तो वो अच्छी चीज़ों को लोग इंटरनेट से भी रिसीव कर रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, मैनेज होते जा रहे हैं। जहाँ तक जैसे इंटरनेट आ चुकी है तो गाँव गाँव पहुँच चुकी है। हाँ वो है, बट अभी और बहुत स्कोप है ना। अभी शिक्षा की स्थिति खास करके, है ना, इंडिया में सर शिक्षा एजुकेशन में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इंडिया या फिर झारखंड में भी आप देख सकते हैं। झारखंड को लेकर देखिए स्थिति तो अच्छी नहीं है, किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। ठीक है, कल के ही पेपर में देख रहा था कि 4 कॉलेज, जिसमें हमारे जिला का सिमडेगा का 2 कॉलेज का नाम फ्रंट पेज पर था, है ना जी। वो नेगेटिव न्यूज़, अच्छी बात नहीं थी कि हमारा सिमडेगा का 2 कॉलेज का नाम, एक भी टीचर वहाँ नहीं है। ये स्थिति को बताता है। 4 कॉलेज, कितने करोड़ खर्च हो गए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। मेन तो स्टूडेंट और टीचर हैं, स्टूडेंट्स है बट टीचर नहीं है ना। तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि हम झारखंड बनने के 25 साल हो गए, फिर भी हम शिक्षा जैसी बेसिक प्रॉब्लम्स अभी तक, जो बेसिक प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, हाँ, और अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं।
तो इस पे दोषारोपण मुझे नहीं पता कि कौन जिम्मेदार है, मुझे किसी को दोषारोपण नहीं करना है, पर जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है उनको थोड़ा जल्दी करना चाहिए। सर मैं भी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग पास कर चुका हूँ, लेकिन उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। हाँ, वो बहुत सारा देखिए, प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन दिक्कत जॉब का ही हो जाता है। हाँ, अब ये देखिए जॉब की आपने बात की है ना, अब जॉब स्थिति देखिए, कुछ साल पहले रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, मुझे नहीं पता कितना वैकेंसी था, शायद 50,000 या कुछ था। 2 करोड़ लोगों ने उसमें अप्लाई किया था, ग्रुप डी का जॉब है ना, तो सबसे निचले लेवल पर। हाँ, सेंट्रल लेवल है, ठीक है, बट है तो ग्रुप डी। उसमें बोला गया कि पीएचडी के लोग, पीएचडी होल्डर्स भी उन्होंने अप्लाई किया था उसको। तो आप स्थिति को समझिए जी, ठीक है। तो इसलिए जैसे कि हमारे देश में बात हो रही है ना, स्टार्टअप्स की बात होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, तो हमें जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब गिवर बनना है, क्योंकि इतनी नौकरियां हैं ही नहीं हमारे देश में, है ना। जितना हम लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं, उतनी हमारी डिमांड नहीं है, ठीक है। हम लोग सप्लाई के लिए तो बहुत खड़े हैं, जॉब की डिमांड नहीं है, तो जॉब की डिमांड हमें बढ़ानी होगी। इसके लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी बनना होगा। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है ना। मैं अभी पीजी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ इन योजनाओं के बारे में, है ना। तो वो सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ठीक है। स्थिति में बदलाव होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि देखिए भारत जो है वो युवा देश है जी। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम लोग बात करते हैं कि अभी भारत का स्वर्णिम काल चल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि पूरे पॉपुलेशन का 65% से ज्यादा 35 साल से कम उम्र के हम लोग हैं, यूथ, है ना। तो आप समझिए कि 100 में 65 लोग अगर जवान हैं, तो जवान जब हैं तो एनर्जी 100% होती है, ठीक है। उस एनर्जी को अगर सही जगह पूरे सिटीजन, हमारा पूरा वर्कफोर्स अगर चैनलाइज करे, तो ये देश फिर इसको विकसित होने से, जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक, है ना, विकसित भारत का, वो बहुत आसानी से पूरा हो जाए। इससे हम लोग का हर चीज़ का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है, हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा अगर स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप आती है तो। सर फिलहाल में हमारे कॉलेज में एक स्टार्टअप न्यू जो आने वाला है, जिसका फाउंडर है, तो उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो। मैं 4 फाउंडर्स हैं उसके टोटल, 4 लोगों ने शुरू किया है, मैं वन ऑफ द फाउंडर हूँ। पीजी के स्टूडेंट्स के साथ, एमकॉम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के साथ उनको ये स्किल सिखाने के लिए, एंटरप्रेन्योर स्किल सिखाने के लिए मैंने एक पहल की है। जैसा आपने सुना होगा कि रैपिडो आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। उसी के तर्ज पर हमने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक बाइक टैक्सी का सिस्टम बनाने की कोशिश की है, जो हमारे स्टूडेंट्स को, जो उसके राइडर बनेंगे, है ना, उनको एक कुछ इनकम का भी सोर्स वो जनरेट करेगा, ठीक है। और हमारी एक जो समस्या थी कॉलेज के स्टूडेंट्स को कि जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिनको क्लास वगैरह आने में दिक्कत होती है ना, तो उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चूंकि स्टार्टअप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ आइडिया होना चाहिए, तो हम एक दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे बैठ के क्लास में कि क्या किया जाए, क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे, तो आने जाने की दिक्कत पता चली, तो हमने ये शुरू किया है जी। बहुत जल्दी फेस्ट में उसको हम लोग इनॉग्रेट करने वाले हैं, आप सभी देखेंगे उसको, है ना, जानेंगे और उससे जुड़िए, देखते हैं आगे क्या होता है। सर जैसे NEP 35 साल के बाद जो नई शिक्षा व्यवस्था हमारे इंडिया में आई, तो उनमें आप क्या देखते हैं? देखिए NEP तो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंज है जी। शिक्षा को वर्ल्ड लेवल पे एट पार करना, है ना, बहुत ज़रूरी था, ताकि हम उनके लेवल तक पहुंच पाए, वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज हैं। NEP में आप देखेंगे, मैं जब पढ़ा रहा हूँ अभी, सेमेस्टर 4 के जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, वो अभी इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस को जान रहे हैं, ठीक है। हमारा सेमेस्टर 2 में उन्होंने मशरूम कल्टीवेशन सीखा है, ठीक है। तो ये सब कोर्सेज जो हैं, ये स्किल जनरेट कर रहे हैं जी, स्किल आपके अंदर आ रहा है, जिससे आप एम्प्लॉयबल बनेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजन है कि आप पढ़ाई करते हैं। इंडिया में आप जानते हैं कंपटीशन कितना है, भीड़ बहुत है ना।
तो आपको स्किल आप अगर अपने अंदर ले आते हैं तो आप एम्प्लॉयबल बनेंगे, आपको रोजगार के अवसर आपके बढ़ेंगे। और एनईपी में इसकी बहुत सारे ऑप्शंस डाले गए हैं, है ना। मल्टी डिसिप्लिनरी भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, ऑनर्स आपने ज्योग्राफी रखा है, और अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की इच्छा है, कॉमर्स पढ़ने की इच्छा है ना, तो आप पढ़ सकते हैं साथ ही साथ। एनईपी का जो मेन मकसद है, देखिए बात को समझना जरूरी है कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, ठीक है। इंडस्ट्री में हम जानते हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, फिर सेकेंडरी सेक्टर है, फिर टर्शियरी सेक्टर है। तो जैसे जैसे देश डेवलप होता है, ये सेक्टर्स में एग्रीकल्चर से हम लोग अब मूव कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की ओर, मैन्युफैक्चरिंग से धीरे धीरे हम मूव करेंगे सर्विसेज की ओर, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर की ओर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितनी जॉब्स हैं, जो जॉब की डिमांड क्रिएट होती है, तो हमारे देश का या यूनिवर्सिटी का सिलेबस ना इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि वही स्किल आप दें, जी ना, जो कि वो इंडस्ट्री को चाहिए, डिमांड करें, ठीक है। इसीलिए इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो लिंकेज है ये बहुत जरूरी है, और एनईपी इसको बखूबी पूरा करता है। जैसे सर हमारे एजुकेशन सिस्टम में करप्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल उठती है। जैसे बहुत सारे कोचिंग क्लासेस भी होती हैं जो कि फिजूल के बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के क्या आपका व्यू पॉइंट है? देखिए इस क्षेत्र से तो मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो इसके बारे में मैं कोई भी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता। जहाँ तक सवाल है करप्शन का, तो करप्शन के बारे में मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं जी। वो शिक्षा में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी सेक्टर में हो, करप्शन एक ऐसा घुन है जो धीरे 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 आपके पूरे सिस्टम को खोखला कर देता है, ठीक है। ये मेरा मानना है, और करप्शन खत्म होना चाहिए, तभी एक देश विकसित हो सकता है। ईमानदार लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देश को लेकर के जाएंगे, है ना। ये मेरा सर जैसे हम स्टूडेंट हैं और भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए अगर कोई बुक रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप जो बुक लिखे हैं और जो पब्लिक हो चुकी है और जो पब्लिक होने वाली है उनके बारे में भी ऐड कर दीजिएगा इसे। मैंने एक बुक लिखी है जो पब्लिश हुई है, वो बिहार में भी सेमेस्टर 3 कॉमर्स के बच्चे, बीकॉम ऑनर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट में मैंने किताब लिखी है। दूसरी जो मेरी किताब है वो पब्लिश होने वाली है, वो रांची यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल लिटरेसी पे सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उसको। ये तो सिलेबाइज्ड बुक्स हैं, बट मुझे जहाँ तक फील होता है कि मेरा जो मानना है कि कुछ किताबें हैं जो आपके जीवन को बदल देने का दम रखती है। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, बट मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को जो कि कॉलेज में है उसको 2 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। एक एटॉमिक हैबिट्स है, एटॉमिक हैबिट्स, और दूसरी इकिगाई है। इकिगाई है ना, जापानीज कॉन्सेप्ट है। ये 2 किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए, इससे आपके जीवन में बहुत फर्क है। कुछ 1-2 पॉइंट की पॉइंट अगर बताना चाहे सर ये किताब के बारे में, जो क्या है? इकिगाई, देखिए इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए, कि आप वही करें जो करने में आपको मजा आता है, जो काम न लगे, ठीक है। अगर आप वो करते हैं तो आप उसमें बेस्ट होंगे। ये कॉन्सेप्ट है जो मतलब काम करने में मजा आता है, तो वो काम नहीं लगेगा, काम नहीं लगता है, आप उसमें बेस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उस किताब को पढ़िए, बहुत मजा आएगा। और एटॉमिक हैबिट्स जो किताब है उसमें कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में उन्होंने बताया है जो कि नाम से ही क्लियर है, एटॉमिक है, छोटी हैबिट्स हैं, बट उनका असर आपके लाइफ में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 2 किताबें मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँ। धन्यवाद सर, इतना समय देने के लिए, अपना कीमती समय निकाले। तो आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा, और लास्ट में अगर कुछ हमारे दर्शकगण को अगर कहना चाहते हैं तो उन्हें कुछ कह देते हैं। भाई विशाल बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, इसने अभी शुरू किया है पॉडकास्ट। उसने बोला कि सर आप आइए, आपसे बात करनी है। मैंने बोला चलो बात करते हैं, और आई होप कि आप लोगों को बातचीत अच्छा लगे, और इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ये वीडियो, है ना। फिर और कोई सजेशन हो तो सजेशन दीजिए इसको। थैंक यू।